नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्ष्य के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद और अंकित जी। वक्फ कानून के बाद मामला अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है तो उस पर थोड़ा कम बात करते हुए जो इसका इम्पैक्ट हो रहा है उस पर हम चर्चा करते हैं। हालांकि देश भर में कई जगह प्रदर्शन देखने को मिले, कई लोग इसके सपोर्ट में भी सामने आए, लेकिन मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो वाकई एक चिंता का विषय है जी। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तो नहीं है, अपने देश का हिस्सा है, लेकिन वहाँ जिस तरीके से हिंसा होती है, उसके बाद पलायन होता है, तोड़फोड़ होती है, उत्पीड़न का भी मामला सामने आता है। राज्यपाल वहाँ जाते हैं, महिला आयोग की टीम जाती है और उसके बाद बयानबाजी जी ममता बनर्जी सरकार की ओर से हो, ममता बनर्जी की ओर से हो या फिर बीजेपी की ओर से हो, जी पूरे मामले को जो कुछ भी मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में हुआ है उसको देश कैसे समझे, कैसे जाने, आप देखिए, अभी देश कैसे जाने कैसे समझे, दो प्रकरणों से हम समझ लेते हैं। जैसे अब आपने कहा कि राज्यपाल जाकर जो हिंसा के पीड़ित हैं उनसे मिले और वो जो कि राहत शिविरों में रह रहे हैं उनसे जाकर मिले। राज्यपाल ने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करी। मुख्यमंत्री किनसे मिली? मुख्यमंत्री इमामों से मिली। बिल्कुल। मुख्यमंत्री वहां पे गई भी नहीं है जहां पे हिंसा प्रभावित जो जगह है ना, वहां गई हैं। जो लोग भागकर मालदा में जो राहत शिविरों में रह रहे हैं वहां भी नहीं गई उनसे मिलने के लिए। वो कोलकाता में इमामों से मिली और बोली कि जिस वर्ग पर आंदोलन करो जिस वर्ग पर आरोप है कि भैया आपके लोगों ने हिंसा में हिस्सा लिया, सबूत सरकार का काम है जुटाना, लेकिन इस तरह के आरोप हैं, इस तरह के वीडियोस हैं कि जो पीड़ित हैं वो बता रहे हैं कि कौन लोग आए, किन लोगों ने उनकी महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किए और सामान में तोड़फोड़ की, घर से निकल जाने को कहा, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो ये दिखाता है कि जिस वर्ग पर आरोप है मुख्यमंत्री उनसे मिल रही हैं, राज्यपाल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उनको वो मुख्यमंत्री का काम एक तरह से, वो मुख्यमंत्री भले कहें कि आपको वहाँ पे जाने की क्या जरूरत है, लेकिन जब मुख्यमंत्री नहीं जा रही तो जो वहाँ पर संविधान के संरक्षक के तौर पर हैं, जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका तो दायित्व है। वो चुपचाप बैठे नहीं देख सकते थे, वो गए वहाँ पर, लोगों से मिले। और उस दौरान जो पीड़ितों का कहना है कि मीडिया को वहाँ पर नहीं रहने दिया गया क्योंकि राज्यपाल से क्या बात कर रहे हैं ये बातें सामने नहीं आए। तो वो जो राज्यपाल ने जो मीडिया को बताया है या जो एनएचआरसी की जो टीम गई है उसकी जो प्रमुख हैं वो बता रही हैं मीडिया को, ये सब चीजें सामने आ रही है। पीड़ितों के बयान तो अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आ रहे हैं। वीडियो में देख रहा था, वहां पे पुलिस रोक रही है लोगों को कि आप राज्यपाल से ना मिले। जी बिल्कुल, हंगामा भी हुआ है मुर्शिदाबाद में इसको लेकर। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि जो मुख्यमंत्री हैं आरोप किस पर लगा रही हैं, वो कह रही हैं बीएसएफ और बीजेपी ने मिलकर काम किया है। कमाल है, आप बीएसएफ को राजनीति में घसीट रही हैं, वो जो कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए दिन रात वहाँ पर अपना सारा का सारा श्रम वहाँ पर लगाए रखते हैं, चौकसी उन पूरी बरतते हैं। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो विषम परिस्थितियों में जो काम कर रहे हैं हमारे जो बल हैं, उनको मनोबल पर मुझे लगता है कि इससे जरूर असर पड़ता होगा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ओर से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। और मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, न्याय उनको मिल पाएगा या नहीं ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन हमें एक चीज़ और देखनी चाहिए कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर जो भी राजनीतिक हिंसा के पीड़ित होते हैं उनको न्याय, अगर हम पिछले 5, 10, 15 साल या उससे पहले वामपंथी जब दौर था उस दौर के भी देख लें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक हिंसा के पीड़ित को वहाँ पर न्याय मिल पाया है। ये जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका समाधान हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर जो राजनीतिक हिंसा है, जो जिस तरीके का वहाँ पर कट्टरवादिता बढ़ती जा रही है, समाज में विद्वेष बढ़ता जा रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से तुष्टीकरण की जो नीति है वो ही जिम्मेदार होती है। अगर मुख्यमंत्री ये कह दे कि हम अपने राज्य में वक्फ को या किसी कानून को लागू नहीं होने देंगे, तो हौसला बढ़ेगा ही। जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं उनका हौसला बढ़ेगा ही कि सीएम ने ऐसा कह दिया, अब तो हमारे को छूट है, अब तो हम कुछ भी करेंगे, अब तो हम केंद्र सरकार की खिलाफ कुछ भी करेंगे, तो ये हमारे लिए बचाव में खड़ी में है। और आप देखिए कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, उसके बाद आप मुख्यमंत्री वहाँ नहीं जाने के वहाँ नहीं गई, लेकिन इमामों से मुलाकात की। तो स्पष्ट संदेश है। आप देखिए कि एक कदम के बाद दूसरा कदम क्या उठाया जा रहा है, उससे स्पष्ट संकेत संदेश मिल रहा है कि
हम आपके साथ हैं, बाकियों को हम देख लेंगे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही आप देखिए कि जो राजनीतिक हिंसा है पश्चिम बंगाल की एक सच्चाई बन चुकी है, निर्मम हत्याएं वहाँ पर जो सच्चाई बन चुकी है, और पता नहीं राज्य किस दिशा में जा रहा है। मुख्यमंत्री को आगे बढ़कर राजनीति को साइड में रखते हुए इसका हल निकालना चाहिए और देखना चाहिए कि, और ख़ासतौर पे जब मुख्यमंत्री एक महिला है, महिला की जो सहृदयता होती है, उसके मन में जो ममता होती है, उसके मन में जो लोगों के दर्द को समझने की शक्ति होती है, वो ममता दीदी क्यों नहीं दिखा पा रही है, ये बात समझ से परे है। बिल्कुल। लेकिन सर अब दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, और संघ, सरकार और संगठन, जी, मामला कहाँ फंस रहा है सर? मतलब 10 महीने का एक्सटेंशन हो गया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उससे पहले 2020 के बाद जब वो बने थे तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक्सटेंशन मिला था। अभी कुछ दिन पहले एक्सटेंशन मिला था 40 दिनों का। मतलब भाजपा अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर पा रही है पार्टी? उसके अलावा कई बड़े राज्य हैं जो भाजपा के लिए एक प्रयोगशाला आप बार बार कहते हैं, वहाँ अध्यक्ष अपना नहीं बना पा रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वो अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रही है। जी, मामला कहाँ फंस रहा है? क्या संघ ने जो सूची दे दी है, नामों की नहीं, जो गुण होने चाहिए, जी, उसमें अमित शाह या नरेंद्र मोदी जिनको चाहते हैं वो फिट नहीं बैठते हैं? क्या मतलब मामला कहाँ फंस रहा नहीं, है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गुणों की सूची दी है कि ये क्राइटेरिया पे अगर आप खरे उतरते हैं तो आप आइए। और मुझे लगता है कि बीजेपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना ज़्यादा एक्सटेंशन मिल पा रहा है किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को। और वो जेपी नड्डा, जिनको कि लगभग साल भर कार्यकारी अध्यक्ष बना के रखा गया था कि ताकि वो अध्यक्ष का काम सीख जाएं, अब वो ऐसा काम सीख गए हैं कि उनको हटा ही नहीं पा रहे तो वो 1 साल फालतू ले गए। तो आप देखिए कि ये जो स्थिति है, और खासतौर पे सत्तारूढ़ दल के लिए ऐसा कभी हुआ है बीजेपी में? नहीं, ऐसा इतना एक्सटेंशन नहीं होता है, और खासतौर पे ऐसी की इवन अमित शाह या राजनाथ सिंह को भी नहीं और मिला। देखिए एक्सटेंशन कुछ एक विशेष परिस्थितियों में दे भी दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है कि चुनाव ही नहीं हो पा रहा। अब देखिए कि ऐसा साफ प्रदर्शित होता है कि बीजेपी का, क्योंकि उसका अपना संविधान है कि जब एक निश्चित इकाइयों जो राज्य इकाइयां हैं उनके अध्यक्षों का चुनाव नहीं हो जाता वहां पर, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। तो राज्यों में चुनाव टाले जा रहे हैं। संगठन पर्व जो मना रही है बीजेपी, वो थोड़ा सा उस पर काम स्लो कर दिया गया। जितनी तेजी के साथ वो शुरू हुआ था उसको अब स्लो कर दिया गया, क्योंकि जानबूझकर टाला जा रहा है। हाँ, जानबूझकर टाला जा रहा है, क्योंकि सहमति नहीं बन पा रही है कि अगले जो चुनाव में जो लोकसभा का होगा 2029 में, उस समय बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कमान है वो कौन संभालेगा। और खासतौर पर 240 जब बीजेपी आ गई है लोकसभा में सीटों पर, तब से आरएसएस ने ये तय कर लिया है, और आरएसएस ने ही बीजेपी को उबारा भी है। जब आप ध्यान कीजिए 2009 का जब लोकसभा चुनाव हारी थी बीजेपी, तब लालकृष्ण आडवाणी को मोहन भागवत ने साइड कर दिया था, नई कमान लेकर आए थे वो। जो दिल्ली में उस समय बीजेपी के धुरंधर नेता थे, उन सबको साइड करके महाराष्ट्र से नितिन गडकरी को लाकर दिल्ली में बैठा दिया गया था। तो ऐसा ही कुछ संघ इस बार भी करना चाहता है, क्योंकि संघ चाहता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका जो ऑरा है वो ठीक है, वो एक आप सरकार चलाइए, आप सरकार चलाइए, लेकिन संगठन भी आप ही चलाएंगे ऐसा नहीं चलेगा। संगठन का जो कौशल है और आपका जो ऑरा है, जब वो दोनों मिलेगा तब जाकर बात बनेगी, और यही वो चाहते हैं। अब आप देखिए कि अमित शाह जब बीजेपी अध्यक्ष थे तो ठीक है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब हैं, तो एक तरह से वो जो चाहते थे मोदी जी उस समय होता था, लेकिन जेपी नड्डा भी लगभग वैसा ही चला रहे थे पार्टी को, और इसीलिए ये हाल बीजेपी का हो गया, क्योंकि उन्होंने जब ये बयान दे दिया कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने या दिलवाया गया। हाँ, अब देखिए, अब अगर हम उनके फैसलों को देख लें तो अपने आप तो कोई बड़ा फैसला ले नहीं सकते, वो तो हो सकता है कि उनसे दिलवाया ही गया हो बयान, लेकिन जो भी है। तो अब उसके बाद से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पिछले 2-3 महीनों में आप देख लें तो लगभग आधा दर्जन बार संघ की तारीफ कर चुके हैं, संघ मुख्यालय जा चुके हैं, मोहन भागवत जी के साथ नजर आ चुके हैं। तो ये दिखाता है कि शीर्ष स्तर पर जो
संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया है, उसका एक उद्देश्य ये भी है कि निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं में भी संदेश जाए। कार्यकर्ताओं में संदेश वैसे गया है। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में जो बीजेपी की विजय हुई है उससे यही साबित होता है। लेकिन और भी राज्यों में संदेश जाए, इसके लिए ये मुलाकातें हुई हैं। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे जो बीजेपी के जो गढ़ हैं जहां पर बीजेपी लंबे अरसे से शासन कर रही है, वहां बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसलिए अध्यक्ष कौन बनेगा राज्य इकाई का, इस पर गहरा मंथन चल रहा है। नामों पर जो आपने कहा कि गुणों की सूची तो अजीब ही बात है ना कि आप एक दिन में मुख्यमंत्री बदल देते हो इन राज्यों में, जी। और आपको अध्यक्ष बनाने के लिए आपको टाइम पे टाइम आपको लग रहा है, मतलब फिर भी तो ये तो अजीब ही लगेगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और क्या होता है कि मुख्यमंत्री बदल देना, कह सकते हैं संगठन का जो काम देखते हैं वो ये समझते होंगे कि मुख्यमंत्री बदल देना आसान है, लेकिन अध्यक्ष बनाना बड़ा कठिन है। और अध्यक्ष वो अपनी भूमिका को निभा पाए, सबको साथ लेकर चल पाए। और जैसा कि आपने देखा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य तो बार बार कहते हैं कि जो सरकार से बड़ा संगठन है, तो संगठन अगर मजबूत है तभी आप सरकार में रह पाएंगे। तो ये चीज़ आरएसएस बहुत अच्छी तरह से समझता है। बीजेपी में जो लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो लोग लगभग 11 साल हो गए सत्ता में, तो वो शायद ये चीज़ भूलते जा रहे हैं। तो इसीलिए संघ ने सारी कमान अपने हाथ में ले रखी है। और इसीलिए आप देखिए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेंगलुरु में होने वाली थी, इन्हीं तारीखों में होने वाली थी, लेकिन वो टल गई। उसकी घोषणा ही नहीं की गई, बल्कि और मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होने वाली थी बीजेपी शासित राज्यों की, वो टल गई, उसकी भी घोषणा नहीं की गई। तो ये दिखाता है कि मोदी की यात्रा टल गई। जी, तो ये दिखाता है कि कुछ तो दिक्कत है। वो दिक्कत कहाँ पर है? और अब तो इस समय अगर हम बात कर रहे हैं, जब आपसे बात कर रहे हैं, तो संघ का सारा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में है। तो मंथन चल रहा है आमने सामने की बैठकों में भी, और अलग अलग जो 2-3-4 लोगों के समूहों को बनाकर भी बैठकें चल रही हैं। तो देखना होगा कि क्या चीज़ें सामने आती है, लेकिन अब लगता है कि ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है उसे। सर, लेकिन मैं मतलब लोगों की बात को सुन रहा हूँ, महासचिव कोई नया नियुक्त नहीं होता है जी। जो संघ से जो प्रभारी के तौर पर पार्टी में आते हैं वो भी कई सालों से नहीं आए हैं जी। तो इतना गैप कैसे हुआ? नहीं, देखिए इतना गैप, और क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि कैबिनेट एक्सटेंशन की भी बात आ रही है। जी, कैबिनेट में कुछ पद खाली भी हैं, तो विस्तार भी होना है, फेरबदल भी होना है। और प्रधानमंत्री जी क्योंकि एक तरह से अपने मंत्रियों की कामकाज की वार्षिक समीक्षा करते हैं, उसके बाद वो बदलाव करते ही, उनका एक शैली रही है ये। तो निश्चित रूप से वो आने वाले समय में हम देखेंगे। मुझे लगता है कि संसद का जो ये मानसून सेशन होगा उससे पहले ही ये कवायद हो जाएगी। तो हो सकता है कि ये कवायद अप्रैल में हो जाए या मई की शुरुआत में हो। लेकिन जहाँ तक बीजेपी संगठन की बात है, ये आपकी बात सही है कि संघ से कोई बड़े नेता या बड़े पदाधिकारी बीजेपी में आए नहीं हैं, बल्कि बीजेपी से निकाल जरूर दिए गए। जैसे राम माधव जी थे, उनके ऊपर कुछ आरोप लगे, वो बाहर कर दिए गए। अगर हम बात करते हैं सौदान सिंह की, हम बात करते हैं शिव कुमार की, या और जो अभी बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो ये लोग काफ़ी समय से बीजेपी में काम कर रहे हैं। तो कोई बड़ा नेता आकर सीधा संगठन महासचिव बन गया हो या संगठन में सह सचिव बन गया हो, ऐसा हाल के वर्षों में, अगर पिछले 4-5 वर्षों में देख ले तो ऐसा हुआ नहीं है। तो ऐसा लगता है कि संघ ने अपने प्रचारकों को भेजना बंद कर दिया है। तो अब क्या वो प्रचारक फिर से भेजे जाएंगे? क्योंकि इस तरीके की भी खबरें हैं कि दोनों के बीच जो सही सूचनाएं हैं उसका आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, समन्वय ठीक से नहीं हो पा रहा। तो समन्वय कैसे सुधारा जाए और जो सूचना तंत्र है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, ये तो जब संघ से कुछ लोग आएंगे और संगठन के महासचिव पद पर या जो सहसचिव पद होते हैं उन पर नए लोग काबिज होंगे, तो शायद वो संघ को ज्यादा अच्छा फीडबैक दे पाएंगे। ने तो अपनी टीम भी नहीं बनाई ना। जी बिल्कुल, वो तो पुरानी टीम को ही लेकर चल रहे थे। बिल्कुल। तो देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी में क्या आने वाला जो सप्ताह है उसमें नया अध्यक्ष मिलता है या बाकी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें तेजी देखने को मिलती है फिलहाल आज। लेकिन एक अंकित जी, वैसे तो विषय आप लेकर आते, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक जो नेशनल हेराल्ड वाला मामला है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नेशनल हेराल्ड में वो मामला तो कोर्ट में है, कोर्ट उसका फैसला करेगा। लेकिन मैं हिमाचल सीएम का एक बयान देख रहा था, सुखविंदर सिंह सुक्खू का। वो कहते हैं कि भाई हम तो नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हम उसको विज्ञापन देते रहेंगे, भरपूर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा।
हिमाचल सीएम ने, अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने तो नहीं पढ़ा और ना ही किसी ने कहा मुझे कि नेशनल हेराल्ड खरीद के पढ़ो, और मैंने कभी उसकी हार्ड कॉपी भी नहीं देखी। आपने शायद देखी? इसीलिए ये जो आपने बात कही ना, अब मैं इसी को आधार बनाकर बताता हूँ। अब वो कहते हैं कि शायद रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने 2.5 करोड़ के विज्ञापन दिए। आपने अखबार नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि आप तक वो पहुंचता नहीं। वो अखबार की उतनी ही प्रतियां छपती हैं जो कि कांग्रेस के बड़े नेताओं तक पहुंच सकें, और वो भी दिल्ली में और शायद मुंबई में छपती हैं वो प्रतियां, तो वो कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं तक जाती हैं। वो भी पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, उसका हमको पता नहीं। तो ये आप सोचिए कि ऐसा अखबार जो कुछ पार्टी के लोगों के लिए छपता है, उसके लिए एक राज्य सरकार जो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रही है, जो मंदिरों पर भी बीच में आया था कि कुछ उनको जो मिलने वाला जो पैसा, उस पर कुछ टैक्स लगेगा, या बाथरूम पर भी टैक्स, इस तरीके की कवायद करती है कि पैसा राजस्व थोड़ा और जुटाया जा सके। वो अपने उस अखबार को, जिसको कोई पढ़ता नहीं है, उस पर जनता के पैसे को लुटा रही है। ऐसी भी खबर आई थी कि शायद झारखंड सरकार भी देती है। तो सरकारों को जो ये विज्ञापन नीति है ना, ये पार्टी चालित जो अखबार हैं उनको देना बंद करना चाहिए, क्योंकि वो जनता का पैसा है। बिल्कुल। और चार्जशीट दाखिल हो गई, गिरफ्तारी भी होगी, शायद हो सकता है 25 को पता लगेगा। मुझे लगता है शायद 25 को है कोर्ट में, क्योंकि ये पहला मौका है जब चार्जशीट दाखिल हुई है। जी, यानी कि आरोप पत्र दायर हो गया, आरोप लग चुके हैं पूरी तरीके से। तो देखना होगा कि हेराल्ड मामले में भी क्या कुछ होता है। वैसे रॉबर्ट वाड्रा भी जांच के घेरे में है, तो उस पर भी सबकी नजर रहने वाली है। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।